गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स हिंदी डिस्कशन वीडियो के अंदर आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग रोजाना की तरह जो करंट अफेयर्स हैं, मुख्य करंट अफेयर्स हैं, वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ दोस्तों 7 से 8 महत्वपूर्ण सुर्खियाँ रहेगी, जिसको हम लोग 1 बाई 1 दोस्तों वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन ऊर्जा पे एक पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है दोस्तों, जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और एनटीपीसी के सहयोग से केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो हाइड्रोजन ऊर्जा का सम्मेलन केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड के द्वारा मुख्य तौर पर आयोजन किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इस बोर्ड का सहयोग नवीन एवं ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और एनटीपीसी के द्वारा सहयोग किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हाइड्रोजन ऊर्जा के जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न हितधारक वगैरह हैं, उनको एक मंच पे इकट्ठा किया जाए और हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित कोई पॉलिसीज हो गया या उसका जो बुनियादी ढांचा है, उसको विकास के लिए जो भी चुनौतियाँ वगैरह है, उसको डिस्कस करने के लिए एक मंच के तौर पर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड है दोस्तों, वो संघाई सहयोग संगठन के बारे में है। आपको पता है कि अभी संघाई सहयोग संगठन परिषद है, उसके राष्ट्राध्यक्षों की 20वीं वार्षिक बैठक हुई है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस संगठन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। संगठन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों। ये चीज़ याद रखिए। ये एक तरह से यूरेशिया, जो यूरोप और एशिया के दो देश हैं, उनका एक सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह का। ठीक है, दूसरी बात यह है कि संघाई सहयोग संगठन है, उसकी स्थापना दोस्तों 2001 के अंदर संघाई के अंदर हुई थी, इसलिए नाम इसका संघाई सहयोग संगठन पड़ा है दोस्तों। आप याद रखिए, 2001 के अंदर संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। जब संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 के अंदर हुई थी दोस्तों, तब इसका नाम, क्योंकि 5 सदस्यों ने मिलकर की थी, इसलिए इसका नाम संघाई 5 रखा गया था। तो संघाई सहयोग संगठन है, उसकी स्थापना चीन के संघाई शहर के अंदर 2001 के अंदर हुई थी और 5 सदस्य देशों ने मिलकर की थी, तब इसका नाम संघाई 5 था दोस्तों। ये 5 सदस्य दोस्तों संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, एक तो चीन और रशिया याद रखिए। फिर क्या है कि जो मध्य एशिया के 5 देश हैं, उसमें से 3 का याद रखिए दोस्तों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 सदस्य थे दोस्तों, जिन अभी तो रशिया, चाइना प्लस क्या है कि जो मध्य एशिया के 5 कंट्रीज हैं, उसमें से दोस्तों तुर्कमेनिस्तान तो शामिल ही नहीं है, बस ये याद रखिए। और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान है, ये 5 सदस्यों ने मिलकर संघाई 5 के रूप में 2001 में इसकी स्थापना की थी, ये याद रखिए दोस्तों। फिर दोस्तों उज्बेकिस्तान है, वो जब इसमें संघाई 5 के अंदर शामिल हुआ था, तब इसका नाम संघाई सहयोग संगठन पड़ा था। और 2017 के अंदर अस्ताना के अंदर जो सम्मेलन हो रहा था, एससीओ का सम्मेलन, उसमें भारत और पाकिस्तान को भी स्थायी सदस्य बनाया गया था। इस प्रकार दोस्तों 5 पहले थे, फिर उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और 2 बाद में हो गए। तो टोटल दोस्तों इसके 8 सदस्य हैं। संघाई सहयोग संगठन है, उसके 8 सदस्य हैं दोस्तों। 5 संस्थापक सदस्य याद रखिए। भारत और पाकिस्तान का कभी उनको सदस्य दी गई तो 2017 याद रखिए। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, जब मैप वगैरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो तुर्कमेनिस्तान है वो संघाई सहयोग संगठन के अंदर शामिल नहीं। बाकी जो मध्य एशिया के जो 4 देश हैं, 5 देश है टोटल, उसमें तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के चारों के चारों सदस्य संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, याद रखें। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके 8 सदस्य हैं और इसकी जो आधिकारिक जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, वो रूसी और चीनी भाषा है। ठीक है, रूसी और चीनी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग है। बीजिंग संघाई सहयोग संगठन है, उसका मुख्यालय
याद रखना दोस्तों, आप संघाई नाम सुन के आप संघाई शहर मत कर देना, ठीक है। संघाई के अंदर स्थापना जरूर 2001 के अंदर हुई है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग के अंदर है। संघाई सहयोग संगठन है दोस्तों, उसका एक तंत्र याद रखिए। एक तो संघाई स्पिरिट वगैरह है, जिसके आधार पे ये मतलब रूल वगैरह बनाए हुए हैं कि कैसे संगठन के जो उद्देश्य वगैरह होते हैं, जो मकसद होता है, उससे संबंधित संघाई स्पिरिट वगैरह है, ठीक है। वैल्यूज वगैरह जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ ऐसा करेंगे, ये तो एक तो संघाई स्पिरिट भी क्या है कि संघाई सहयोग संगठन से जुड़ी हुई है। दूसरा एक रीजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम है, ये भी इसका तंत्र है दोस्तों। रीजनल एंटी टेरर सिस्टम ये एससीओ का ही एक तंत्र है, जो आतंकवाद वगैरह है उसके खिलाफ काम को करता है। तो ठीक है दोस्तों, RATS तंत्र ये भी एससीओ से जुड़ा हुआ है, संघाई स्पिरिट भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, इसके सदस्य वगैरह आपको मैंने बता दिया। तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए GSAT-7 के बारे में। GSAT ये एक उन्नत संचार उपग्रह दोस्तों, ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि हाल ही के अंदर रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, रक्षा मंत्री, उसकी अध्यक्षता के अंदर वायुसेना के लिए GSAT-7C को मंजूरी दी है, ताकि वायुसेना का ये प्रस्ताव था DAC के पास कि भाई हमें भी GSAT-7C एक इस तरह का उपग्रह चाहिए, उन्नत संचार उपग्रह, जो हमारे लिए स्पेशल तौर पे हमारी सेना के लिए यानी वायुसेना के लिए काम कर सके। तो ये रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा अनुमति दे दी गई है, और इसरो के द्वारा आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर दोस्तों ये एक उन्नत एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुसेना के लिए लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा 2 से 3 सालों के अंदर, ठीक है। ये तो न्यूज़ थी दोस्तों सुर्खियों के अंदर। अब आपको GSAT-7 के बारे में बता देता हूँ। GSAT-7 दोस्तों हिंद महासागर की निगरानी करने के लिए और भारतीय नौसेना को रियल टाइम डाटा वगैरह प्रदान करने के लिए, रियल टाइम डाटा ये हो गया कि भाई सबमरीन वगैरह कहाँ पे है, युद्धपोत वगैरह है जो भारतीय नौसेना का वो कहाँ पे है, कोई विदेशी युद्धपोत वगैरह भी, तो हिंद महासागर के अंदर मतलब निगरानी करना, अच्छी तरीके से सर्विलेंस वगैरह करने के लिए GSAT-7 को इसरो के द्वारा 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था भारतीय नौसेना के लिए स्पेशल तौर पे। याद रखना दोस्तों, ये एक उन्नत संचार उपग्रह है GSAT-7, जिसको 2013 में एक मिलिट्री सैटेलाइट के तौर पे लॉन्च किया गया था, और इस संचार उपग्रह को दोस्तों रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है। GSAT-7 भारतीय नौसेना के लिए एक कम्युनिकेशन एंड सर्विलेंस सैटेलाइट है, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था, और इसको रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, फिर इसरो के द्वारा 2018 के अंदर GSAT-7A लॉन्च किया गया था, जो और ज़्यादा एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। GSAT-7A इसरो के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट दोस्तों भारतीय वायुसेना और जो थल सेना है उस दोनों को कम्युनिकेशन और मिलिट्री के संबंधित जो भी सर्विलेंस के लिए है, एक तरह से पूरी तरह से दोस्तों किसके लिए है, थल सेना और वायुसेना के लिए 2018 के अंदर GSAT-7A। और GSAT-7C है दोस्तों, वो वायुसेना के लिए अलग से आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारा का सारा दो इन्फॉर्मेशन GSAT-7 के बारे में थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिलिट्री जो सैटेलाइट्स वगैरह रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, और जो न्यूज़ वगैरह के अंदर भी दोस्तों कम ही आते हैं, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटरपोल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले बता देता हूँ कि इंटरपोल क्यों न्यूज़ के अंदर है। इंटरपोल दोस्तों हाल ही के अंदर CBI के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं, विशेष निदेशक परवीन सिन्हा है, उनको इंटरपोल की जो कार्यकारी समिति है उसमें एशिया के प्रतिनिधि के तौर पे शामिल किया गया है। तो ये करंट की न्यूज़ है, किसको शामिल किया गया है, CBI के विशेष निदेशक परवीन सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति के अंदर शामिल किया गया है। और दूसरी बात ये बता देता हूँ दोस्तों, इंटरपोल की जो कार्यकारी समिति रहती है उसके अंदर विभिन्न देशों के 13 सदस्य होते हैं। 13 सदस्य होते हैं इंटरपोल की जो कार्यकारी समिति होती है, उसमें भारतीय सदस्य परवीन सिन्हा की नियुक्ति की गई है। जो इंटरपोल की कार्यकारी समिति होती है दोस्तों, इसकी बैठक साल के अंदर 3 बार होती है, और इसका मुख्य काम ये रहता है कि जो इंटरपोल की महासभा वगैरह रहती है उसके कार्यकारी जो कार्य हैं, महासभा के जो कार्य वगैरह है उसको संचालन करना, प्लस इंटरपोल जो संस्था है
उसके जो भी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो वर्क वगैरह रहता है वो पूरा पूरा इंटरपोल कार्यकारी समिति के द्वारा संचालित किया जाता है। और एक तो ये करंट की न्यूज पक्का याद रखिए, प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति हुई है। दूसरी, इसमें 13 सदस्य हैं। अब आपको इंटरपोल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इंटरपोल दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, यानी इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। और इसके अंदर 194 अंतर सरकारी सदस्य, यानी 194 देश इसके सदस्य हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों फ्रांस के लियोन शहर के अंदर इसका हेडक्वार्टर, याद रखिए, फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1923 में एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के तौर पे हुई थी। 1923 में इंटरपोल की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में हुई थी, जिसको 1956 के अंदर इंटरपोल कहा जाने लगा। स्थापना बहुत ज़्यादा पुराना संगठन है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिए। इसके सदस्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पहले 1923 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी। 1956 से इसको इंटरपोल के रूप में कहा जाने वाला लगा। और ये फ्रांस के लियोन शहर के अंदर, याद रखिए दोस्तों। और भारत 1949 के अंदर इसके अंदर शामिल हुआ था। इंटरपोल के अंदर भारत 1949 के अंदर शामिल हुआ था दोस्तों। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काम की न्यूज़ है। हालांकि बहुत सारी इसके अंदर और भी न्यूज़ है दोस्तों, जैसे इसके नोटिस वगैरह हो गए, जो रेड नोटिस, ब्लू नोटिस वगैरह जो जारी करते हैं, ये किसके लिए जारी करते हैं। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एक तो प्रवीण सिन्हा के बारे में याद रखिए, दूसरा इंटरपोल के जो हेडक्वार्टर हो गए, इसकी स्थापना हो गई, ये चीज़ याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साल्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि आंध्र प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार प्लस क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, उसके द्वारा एक लोन पे एग्रीमेंट साइन किया गया दोस्तों इस योजना के लिए, साल्ट प्रोजेक्ट के लिए। $250 मिलियन का जो लोन है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश सरकार, भारत सरकार प्लस विश्व बैंक के बीच में किया गया है, ताकि ये जो साल्ट प्रोजेक्ट है इसको 5 सालों के लिए चलाया जा सके। ये एक नया प्रोजेक्ट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए, हालांकि स्टेट का है, फिर भी दोस्तों क्योंकि भारत सरकार प्लस विश्व बैंक के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है लोन के लिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों साल्ट का, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों कि साल्ट के माध्यम से आंध्र प्रदेश के जो 50 लाख स्टूडेंट हैं आंध्र प्रदेश के, उनकी जो लर्निंग क्वालिटीज़ हैं दोस्तों, यानी सीखने की जो क्षमता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए साल्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है विश्व बैंक की मदद से। एक लोन के एग्रीमेंट, जिस तरह की 6 राज्यों के लिए स्टार प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी विश्व बैंक की मदद से शिक्षा के क्षेत्र में जो सीखने की जो क्षमता वगैरह है उसको सुधार करने के लिए स्टार प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था 6 राज्यों के अंदर। वैसे ही दोस्तों साल्ट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के लोन एग्रीमेंट के माध्यम से, ये याद रखिए कौन से क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में जो लर्निंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए साल्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट इंग्लिश चैनल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये अभी थोड़ा सा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक इश्यू हुआ है, थोड़ा मुद्दा चल रहा है, इसलिए ये चैनल वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अपने को इसके जो भौगोलिक स्थिति वगैरह लोकेशन के तौर पे अपने को इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश चैनल दोस्तों ये अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है दोस्तों, और ये उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर है उनको जोड़ते हैं। ठीक है, अटलांटिक सागर का भाग है दोस्तों, किस सागर को जोड़ता है अटलांटिक सागर से? तो नॉर्थ सी जो उत्तरी सागर है उसको जोड़ता है दोस्तों। वहीं ये यूरोपीय देशों और ग्रेट ब्रिटेन, यानी आप देखो कि ये यूरोपीय महाद्वीप है दोस्तों, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। और ये जो इंग्लैंड वगैरह ये द्वीपीय देश हैं दोस्तों, तो ये ग्रेट ब्रिटेन और जो यूरोपियन देश हैं उनको अलग अलग करता है। और यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ सी पड़ता है, और ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर है उसको जोड़ते हैं। इसके साथ दोस्तों इंग्लिश चैनल का एक याद रखिए, यहाँ पे जो डोवर जल संधि है दोस्तों, ये सबसे जो इंग्लिश चैनल है उसका सबसे छोटा भाग है दोस्तों डोवर जल संधि, जो यहाँ पे पड़ती है दोस्तों। याद रखना आप, डोवर जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो इंग्लिश चैनल के जो ग्रेट ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज है उनको अलग अलग करती है डोवर जल संधि, प्लस क्या है कि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर है उनको आपस में जोड़ती है।
ये भी याद रखिए। इसके अलावा इंग्लिश चैनल से समय थोड़े दिन पहले न्यूज़ थी कि लंदन की जो टेम्स नदी है उससे जुड़ी है। तो टेम्स नदी है दोस्तों, वो भी उत्तरी इसमें इंग्लिश चैनल के अंदर गिरती है। एक क्या नाम है, सीन नदी हो गई जो फ्रांस की है, और सोमे नदी हो गई। ये 3 से 4 नदियाँ हैं दोस्तों, ये भी इंग्लिश चैनल के अंदर गिरती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यस्तम मार्ग है दोस्तों इंग्लिश चैनल। ये सारी चीज़ थी दोस्तों। अब अपन निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आज की लास्ट स्लाइड है। निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों, ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ बहने वाली जो सुबनसिरी नदी है दोस्तों, उस पर एक निर्माणाधीन गुरुत्व बांध है, एक ग्रेविटी डैम है दोस्तों। याद रखिए, निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना, सुबनसिरी नदी जो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे बहती है, वहाँ पे एक ग्रेविटी डैम बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है। अब सुबनसिरी नदी के बारे में बात कर देता हूँ दोस्तों। सुबनसिरी नदी को श्रवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये तिब्बत के पठार से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में जो गिरी की जो पहाड़ियाँ रहती है दोस्तों, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। तो सुबनसिरी नदी तिब्बत के पठार से उद्गम होता है, ये याद रखिए। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी है, ठीक है। सुबनसिरी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की, ये भी याद रखिए। और ये एनटीपीसी के द्वारा, निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है, वो एनटीपीसी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। और जब ये परियोजना, हालांकि ये परियोजना 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। जब ये पूरी हो जाएगी दोस्तों, तो भारत का अकेला मतलब सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा। तो ग्रेविटी डैम बनाया जा रहा है सुबनसिरी नदी पे, जिसका नाम निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और जब ये पूरा हो जाएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट बन गया, तो भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के बारे में। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी, जिसको हम लोगों ने 1 बाय 1 कवर किया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।